हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 109 पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन हैमजा अलावीज व्यूज ऑन द पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें हैमजा अलावी के विचार बताने हैं जो उन्होंने पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के बारे में दिए थे। हमें बताना होगा कि उन्होंने कैसे कॉलोनियल लेगेसी, क्लास स्ट्रक्चर और स्टेट की रोल को समझा। उनके की आइडियाज जैसे ओवर डेवलप्ड स्टेट और मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की जरूर एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। हैमजा अलावी एक मशहूर पाकिस्तानी मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पोस्ट कॉलोनियल स्टेट पर इंपॉर्टेंट थियरी दी। उन्होंने बताया कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो पावरफुल स्टेट स्ट्रक्चर बना वो इंडिपेंडेंस के बाद भी बदला नहीं गया। उनका कहना था कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स न्यूट्रल नहीं होती, बल्कि ये कुछ खास क्लास ग्रुप्स के इंटरेस्ट्स को सर्व करती है। इनका मॉडल वेस्टर्न स्टेट से अलग है और इंडिया, पाकिस्तान जैसे देशों को समझने में मदद करता है। मेन बॉडी। 1. कॉलोनियल लेगेसी और ओवर डेवलप्ड स्टेट। अलावी ने कहा कि कॉलोनियल रूलर्स ने एक सेंट्रलाइज्ड और पावरफुल स्टेट मशीनरी डेवलप की थी जिससे वो लोगों पर कंट्रोल बना सके। इससे बना एक ओवर डेवलप्ड स्टेट, यानी स्टेट के इंस्टीट्यूशन सिविल सोसाइटी के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग और इंट्रूसिव हो गए। आजादी के बाद भी ये स्ट्रक्चर जैसा का तैसा बना रहा और नए एलीट्स ने इससे अपने फायदे के लिए यूज किया। 2. पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में क्लास अलायंस। वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज के मुकाबले में जहां बुर्जुआजी डोमिनेट करता है, अलावी कहते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में 3 डोमिनेंट क्लास होते हैं: इंडिजिनस बुर्जुआजी, लैंडलॉर्ड्स और फॉरेन कैपिटलिस्ट क्लास। स्टेट इन तीनों के बीच बैलेंस बनाए रखता है ताकि कोई एक क्लास डोमिनेट ना करे। इस वजह से स्टेट न्यूट्रल दिखाई देता है, लेकिन असल में ये एलीट क्लास अलायंस के इंटरेस्ट्स को हाई प्रमोट करता है। 3. मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की। पाकिस्तान जैसे देशों में अलावी ने नोटिस किया कि एक मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की उभार कर आई, यानी आर्मी और ब्यूरोक्रेसी मिलकर स्टेट पर कंट्रोल करने लगे। यह ग्रुप काफी ऑटोनोमस होता है, लेकिन फिर भी ये डोमिनेंट क्लास अलायंस के कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करता है। इससे ऑथोरिटेरियन रूल बनता है, डेमोक्रेसी वीक होती है और सोशल जस्टिस अचीव नहीं हो पाता। 4. डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी पर असर। अलावी की थियरी ये समझाती है कि पोस्ट कॉलोनियल देशों में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमजोर क्यों होते हैं, मिलिट्री कूज क्यों आते हैं और लैंड रिफॉर्म्स क्यों फेल होते हैं। जो ओवर डेवलप्ड स्टेट होती है वो आम लोगों के मूवमेंट्स और रिफॉर्म्स को सप्रेस करती है। कॉलोनियल लेगेसी गवर्नेंस और पावर को आज भी इन्फ्लुएंस करती है। कंक्लूजन। हैमजा अलावी की पोस्ट कॉलोनियल स्टेट थियरी से हमें यह समझ में आता है कि आज़ादी के बाद भी स्टेट का स्ट्रक्चर और उसकी प्रायोरिटीज कैसे कॉलोनियल टाइम्स जैसे ही रहे। उनके आइडियाज क्लास स्ट्रक्चर, कॉलोनियल इम्पैक्ट और स्टेट पावर के बारे में नए नजरिए देते हैं। यह ग्लोबल साउथ के पॉलिटिक्स को समझने के लिए बहुत रेलेवेंट थियरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, उनकी मैं खासियत क्या होती है और डेमोक्रेसी में उनका क्या रोल होता है। हमें यह भी समझाना है कि ये ग्रुप्स पॉलिसीज और डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्रेशर ग्रुप्स ऐसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट के डिसीजंस और पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं बिना खुद पावर में आए। यह डायरेक्टली इलेक्शन नहीं लड़ते। डेमोक्रेसी में ये लोगों की आवाज उठाते हैं, लॉबिंग करते हैं और पॉलिसीज को शेप देते हैं। डेविड ट्रूमन और आमन जैसे स्कॉलर्स ने इनके रोल को प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसीज में इंपॉर्टेंट बताया है। मेन बॉडी। 1. प्रेशर ग्रुप्स का मतलब और टाइप्स। डेफिनेशन। प्रेशर ग्रुप्स वो संगठन होते हैं जो पब्लिक पॉलिसी को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं बिना खुद इलेक्शन लड़के सरकार बनाए। टाइप्स। सेक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि ट्रेड यूनियंस, बिजनेस ग्रुप्स जो किसी एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं।
कॉज ग्रुप्स जैसे एनवायरमेंटल या ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए काम करते हैं। अनोमिक ग्रुप्स स्पॉन्टेनियस ग्रुप्स जो प्रोटेस्ट के टाइम बन जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स जैसे आर्मी ब्यूरोक्रेसी जो फॉर्मली इन्फ्लुएंस करते हैं। 2. प्रेशर ग्रुप्स की खासियत नॉन पॉलिटिकल नेचर, इनका उद्देश्य सरकार बनाना नहीं होता, स्पेसिफिक इश्यूज पर फोकस, यह जनरली एक कॉज या इंटरेस्ट पे काम करते हैं। लॉबिंग का यूज लेजिस्लेटर्स और ऑफिशियल्स पे प्रेशर बनाते हैं पॉलिसीज बदलने के लिए। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पर्दे के पीछे से काम करते हैं, वोट नहीं मांगते। वॉलंटरी मेंबरशिप लोग अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं। डायनामिक नेचर समय के साथ इनका स्ट्रक्चर और अप्रोच बदलता रहता है। 3. डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप्स का रोल पॉलिसी इन्फ्लुएंस, ये पॉलिसी बनाने में एक्सपर्ट दाता और इनपुट्स देते हैं। एग्जाम्पल बिजनेस ग्रुप्स का टैक्स पॉलिसी में इन्फ्लुएंस। इंटरेस्ट्स की रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा भी ये अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट्स को उठाते हैं। एग्जाम्पल किसान यूनियंस का एमएसपी के लिए डिमांड करना। पार्टिसिपेशन और एजुकेशन लोगों को पॉलिटिकल इश्यूज के प्रति जागरूक करते हैं। मीडिया और कैंपेन्स के जरिए पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं। वॉचडॉग फंक्शन गवर्नमेंट को मॉनिटर करते हैं और अकाउंटेबल बनाते हैं। एग्जाम्पल आरटीआई एक्टिविस्ट्स का ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर करना। ब्रिज का काम गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। 4. लिमिटेशंस और आलोचना एलीटिज्म बड़े और अमीर ग्रुप्स ज्यादा इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी की कमी पब्लिक के प्रति जवाबदेह नहीं होते। डिसरप्शन कभी कभी प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स जैसे टैक्टिक्स यूज करते हैं। फ्रैगमेंटेशन बहुत सारे ग्रुप्स होने से डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है। कंक्लूजन प्रेशर ग्रुप्स डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो पार्टिसिपेशन बढ़ते हैं और पॉलिसीज को लोगों के हिसाब से शेप देते हैं। इनका रोल पावरफुल होता है पर इन्हें रेगुलेट करना भी जरूरी है ताकि बैलेंस बना रहे। जब ये ग्रुप्स एथिकल तरीके से काम करते हैं तो डेमोक्रेसी और मजबूत होती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. Analyze the significance of pluralism in dealing with ethnic diversity. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्लूरलिज्म क्या होता है और ये एथनिक डाइवर्सिटी को हैंडल करने में क्यों इम्पोर्टेंट है। हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि प्लूरलिज्म किस तरह से सोशल हार्मनी और रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और चैलेंजेस भी इंक्लूड कर सकते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन प्लूरलिज्म एक ऐसी सोच है जो समझ में अलग अलग जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के एक साथ और शांति से रहने को सपोर्ट करती है। एथनिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक देश में अलग अलग कल्चरल, लिंग्विस्टिक या रिलीजियस कम्युनिटीज का होना। ऐसे सोसाइटीज में प्लूरलिज्म काफी जरूरी हो जाता है ताकि सबको सम्मान मिले और कॉन्फ्लिक्ट कम हो। अरेन लिफर जैसे थिंकर्स ने कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी का आइडिया दिया है जो डाइवर्स सोसाइटीज में स्टेबिलिटी लाने में मदद करता है। मेन बॉडी 1. प्लूरलिज्म और एथनिक डाइवर्सिटी को समझना। प्लूरलिज्म का मतलब है कि एक समझ में सभी कम्युनिटीज को बराबरी और अपनी आइडेंटिटी के साथ जीने का हक मिले। एथनिक डाइवर्सिटी में लोग अलग अलग भाषाओं, परंपराओं और पहचान के साथ एक देश में रहते हैं। प्लूरलिज्म यह अलाउ करता है कि लोग अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के साथ नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करें। 2. एथनिकली डाइवर्स सोसाइटी में प्लूरलिज्म का इंपॉर्टेंस। प्लूरलिज्म एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है क्योंकि ये डायलॉग और टॉलरेंस को बढ़ावा देता है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंक्लूसिव बनती है जब सभी ग्रुप्स को सिस्टम में जगह मिलती है। सोशल जस्टिस मिलता है जब हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज को रिकॉग्नाइज करके उन्हें सुधारा जाता है। एजुकेशन और मीडिया इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते हैं जिससे स्टेरियोटाइप्स कम होते हैं। 3. डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी और प्लूरलिज्म। डेमोक्रेसी में प्लूरलिज्म इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग बनाता है क्योंकि सबकी आवाज सुनी जाती है। पावर शेयरिंग मॉडल्स जैसे फेडरलिज्म और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लूरलिज्म के प्रैक्टिकल टूल्स हैं। स्विट्जरलैंड और इंडिया जैसे देश प्लूरलिज्म के सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं। लिचबर्ट का कंसोसिएशनलिज्म मॉडल एलीट कोऑपरेशन और डाइवर्स ग्रुप के बीच समझौता बनाए रखता है। 4. प्लूरलिज्म के चैलेंजेस। मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स से छोटी कम्युनिटीज को मार्जिनलाइजेशन का सामना करना पड़ता है। एथनिक नेशनलिज्म कभी कभी सेसेशन या अलग अधिकारों की डिमांड बढ़ता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कुछ केसेस में डिविजन्स को और गहरा कर देती है।
पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है जब डोमिनेंट ग्रुप अपोज करते हैं। कंक्लूजन, प्लूरलिज्म एक इंक्लूसिव और पीसफुल सोसाइटी बनाने के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जहां पर एथनिक डाइवर्सिटी हो। यह एंश्योर करता है कि हर ग्रुप को सम्मान और रिप्रेजेंटेशन मिले। हालांकि कुछ चैलेंजेस है, लेकिन प्लूरलिज्म ही एक ऐसा रास्ता है जो डेमोक्रेसी और यूनिटी दोनों को मजबूत बनाता है। डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ में बदलने के लिए प्लूरलिज्म बेस्ट मॉडल है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Write short notes on the following. A. Democratic process in post-colonial countries. B. Major issues and challenges of decentralization. Question explanation. इस क्वेश्चन में 2 छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहला पार्ट पूछ रहा है कि कॉलोनियल रूल के बाद डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ पोस्ट कॉलोनियल देशों में। दूसरा पार्ट डिसेंट्रलाइजेशन को लेके मेजर चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल में बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में डेमोक्रेटिक प्रोसेस का मतलब है कि इंडिपेंडेंस के बाद इन देशों ने किस तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिसेस को एस्टेब्लिश किया। इनका डेवलपमेंट उनके हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर को सेंट्रल से लोकल लेवल तक देना, जिससे गवर्नेंस बेटर हो, पार्टिसिपेशन बढ़े और डिसीजंस इफेक्टिव हो सके। लेकिन इसमें काफी चैलेंजेस भी होते हैं। मेन बॉडी। ए. डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ट्रांजिशन। पोस्ट कॉलोनियल देश मेनली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कॉलोनियल रूल के बाद इंडिपेंडेंट हुए। इन्होंने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, जैसे इंडिया ने ब्रिटिश सिस्टम से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिया। 2. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज का बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और पार्लियामेंट एस्टैब्लिश करना बेसिक स्टेप्स थे। फंडामेंटल राइट्स, सिविल लिबर्टीज और जुडिशरी को भी ग्रेजुअली डेवलप किया गया। 3. चैलेंजेस इन डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। कई देशों में मिलिट्री कूज, इंस्टेबिलिटी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और वीक इंस्टीट्यूशंस ने डेमोक्रेसी को वीक किया। अफ्रीका के कुछ देशों में डेमोक्रेसी जल्दी हाई डिक्टेटरशिप में बदल गई। 4. केस एग्जाम्पल्स। इंडिया एक सक्सेसफुल मॉडल है जहां डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग बनी रही, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बाबा मिलिट्री रूल के वजह से डिसरप्ट होती रही है। बी. मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। 1. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कैपेसिटी इश्यूज। लोकल बॉडीज के पास ट्रेन्ड स्टाफ और टेक्निकल सिस्टम्स काफी वीक होते हैं। फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज क्लियर नहीं होते या इनसफिशिएंट होते हैं। 2. पॉलिटिकल रेजिस्टेंस एंड पावर रिटेंशन। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन पावर देने में इंटरेस्टेड नहीं होते। लोकल नेता अक्सर हायर लेवल लीडर्स के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। 3. लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मॉनिटरिंग वीक होती है, जिसकी वजह से फंड्स का मिसयूज होता है। करप्शन और लोगों की अवेयरनेस की कमी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। 4. सोशल एंड रीजनल इनइक्वालिटीज। कई जगह डोमिनेंट कास्ट या एलीट ग्रुप लोकल पावर पे कब्जा कर लेते हैं। वीकर सेक्शंस को लीगल प्रोटेक्शन के बावजूद पार्टिसिपेशन नहीं मिलता। 5. स्ट्रक्चरल एंड लीगल कंस्ट्रेंट्स। लॉज में क्लैरिटी की कमी होती है, रिफॉर्म्स डिले होते हैं। अर्बन और रूरल गवर्नेंस के बीच डिफरेंसेस कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कंक्लूजन। पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट अभी भी प्रोसेस में है। कुछ देश आगे बढ़े हैं, तो कुछ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया पावरफुल है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर रिसोर्सेज, पॉलिटिकल सपोर्ट और लोगों की पार्टिसिपेशन जरूरी है। एक मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए डिसेंट्रलाइजेशन का इफेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।